हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 22 में 30 डे की इंपॉर्टेंट नोट सीरीज में हम 554th पॉइंट पे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि जो हेयर पिन बैंड होता है उसके मिनिमम कुछ डिज़ाइन क्राइटेरिया होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है उसको मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो उसमें जो मिनिमम डिज़ाइन स्पीड होती है जिसके लिए हेयर पिन बैंड को डिज़ाइन करते हैं वो कितनी होती है, 20 kmph होती है। ठीक है, तो मिनिमम रोड विड्थ जो होनी चाहिए वो 11.5 मीटर फॉर 2 लेन होनी चाहिए। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखना है कि जो मिनिमम डिजाइन स्पीड है वो 20 kmph होती है और मिनिमम रोड विड्थ कितनी होती है, 11.5 मीटर होती है। ठीक है, फिर उसमें देखिए हेयर पिन बैंड में टर्निंग रेडियस होता है। तो जो टर्निंग रेडियस मिनिमम होना चाहिए इनर कर्व के लिए कितना होना चाहिए, 14 मीटर होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ जो ग्रेडियंट है, मान लीजिए वो स्टीप स्लोप पे जा रहा है या फिर कहीं हिली टेरेन में जा रहा है तो वो हेयर पिन बैंड मोस्टली वहीं पाए जाते हैं। तो जो ग्रेडियंट होना चाहिए मिनिमम कितना होना चाहिए, 0.5% और मैक्सिमम 2.5%। ये तो 4 पॉइंट हैं, ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, सुपर एलिवेशन मैक्सिमम 10% हम दे सकते हैं। ठीक है, फिर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव बैंड, जैसे क्या है कि मान लीजिए एक बैंड आया फिर अगेन दूसरा बैंड आ गया तो दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, दोनों के बीच में एटलीस्ट 60 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि जो यूज़र है जो यहाँ से भी कर्व जिस निगोशिएट करके गया है वो एटलीस्ट अपने व्हीकल को बैलेंस कर सके दूसरे कर्व पे निगोशिएट करने के लिए। ठीक है, तो एटलीस्ट दोनों के बीच में, दोनों रिवर्स कर्व के बीच में 60 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करें जो सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मींडरिंग रिवर होती है वो कैसे वेरी करती है। तो पहले वो क्या करती है, पहले डिक्रीज़ करती है क्योंकि वो डिपॉजिट करती है और अपना क्या करती है, अपना स्लोप एडजस्ट करती है। फिर जैसे जैसे उसके पास सेडिमेंट की कमी होती है और कर्व बढ़ जाता है, क्योंकि हमने सेडिमेंट ज़्यादा डिपॉजिट कर दिया होगा रिवर, तो कर्व ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे कर्व बढ़ता जाएगा तो रिवर यहाँ पे क्या करेगी, ज़्यादा स्ट्राइक करेगी और ज़्यादा फिर से स्कावरिंग करने लगेगी। तो इसलिए क्या कहते हैं, जब मींडरिंग रिवर होती है उसकी सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, पहले डिक्रीज़ करती है फिर क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक साइकिल है, चलती रहती है। फिर जो अगली चीज़ आती है कि जो रिवर वाटर ट्रेनिंग जो करते हैं तो उसमें किस चीज़ के लिए कौन सा पैरामीटर ध्यान में रखते हैं। जैसे अगर हाई वाटर रिवर मतलब हाई वाटर ट्रेनिंग अगर हमें करनी है तो मतलब वहाँ पे फैक्टर क्या है, हमें डिस्चार्ज को वहाँ पे एडजस्ट करना है। नदी में कम पानी है तो हमें वहाँ पे जो लो वाटर ट्रेनिंग करनी है तो वो किसके लिए करनी है, ताकि वहाँ पे डेप्थ बढ़ाई जा सके, नेविगेशन किया जा सके। और अगर कोई मींडरिंग रिवर है तो हमें क्या करना है, उसका सेडिमेंट को कैसे डिस्पोज करना है, हमें इसके बारे में सोचना होता है। ठीक है, तो हाई वाटर के लिए डिस्चार्ज, लो वाटर के लिए डेप्थ, मीन वाटर के लिए सेडिमेंट डिस्पोजल। ठीक है, फिर बात करें कि जो एनर्जी डिसिपेटर्स लगाए जाते हैं वो किस स्ट्रक्चर में कौन सा एनर्जी डिसिपेटर लगाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का एक क्वेश्चन बनना ही बनना है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखिए जो अर्दन डैम है वहाँ पे जनरली हम शूट स्पिलवे दे जाते हैं। ठीक है, और रॉकफिल डैम भी है तो भी वहाँ पे शूट स्पिलवे हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आर्च डैम है तो फ्री फॉल विद पूल दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो बटरेसिंग होती है जो सपोर्ट्स की वो इफेक्टेड नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पे क्या देते हैं, फ्री फॉल दे देते हैं। टनल आउटलेट हम जब देते हैं, जब हमें जेट डिफ्यूज़न करना है तभी तो क्या टनल आउटलेट देंगे। और अगर जो साउंड रॉक अवेलेबल हमारे पास मतलब कि मजबूत बेड रॉक अवेलेबल है तो हम कौन सा दे देंगे, इसकी जंप बकेट वहाँ पे एनर्जी डिसिपेटर हम देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एलुवियल सॉइल है तो हम क्या कर देंगे, वहाँ पे लॉन्ग एप्रॉन विथ हाइड्रोलिक जैम्प लगा देंगे। ठीक है, मतलब कि ऐसा एप्रॉन बनाएंगे जिसको लॉन्ग ग्लेसिस बोलते हैं तो वो लगाएंगे और वहाँ पे ताकि हाइड्रोलिक जंप फॉर्मेशन, और आगे क्या लगा देंगे, बैफल्स लगा देंगे ताकि जो वाटर की जो रिमेनिंग एनर्जी है वो भी क्या कर जाए, डिसिपेट कर जाए। ठीक है, फिर जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ कार पार्किंग अवेलेबल। ठीक है, कितनी गाड़ियाँ हम पार्क कर सकते हैं। तो अगर हमें पैरेलल पार्किंग करनी मतलब ऐसे ऐसे पार्किंग करनी है तो जो एल है, एल क्या है, कर्व लेंथ है ना, कर्व लेंथ। ठीक है, ये जो कर्व है ना, रोड किनारे कर्व देते हैं जो माउंटेबल, सेमी बैरियर जो कर्व देते हैं, तो कर्व लेंथ जो है वो डिवाइडेड बाई 6.6 कर देंगे तो पैरेलल पार्किंग हो जाएगी। ठीक है, फिर 45 डिग्री अगर पार्किंग हमें करनी तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला n=L-2/3.6 हो जाएगी। ठीक है, फिर 90 डिग्री पार्किंग की बात करें तो n क्या हो जाएगा, L/2.5। 90 डिग्री का मतलब क्या है कि यही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पैरेलल पार्किंग में 6.6 हो जाएगा। ठीक है, और 45 डिग्री पार्किंग में L-2/3.6 हो जाएगा और 90 डिग्री पार्किंग में L/2.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करें रेनॉल्ड्स नंबर की तो अगर पाइप की बात कर रहे हैं तो लेमिनार फ्लो 2000 से कम पे होता है, टर्बुलेंट 4000 से ज़्यादा पे होता है। ठीक है, बीच में ट्रांजिशन होता है। ओपन चैनल फ्लो की बात करें तो 500 से कम पे लेमिनार, 2000 से ज़्यादा पे टर्बुलेंट। और सॉइल की बात करें तो 1 से कम पे लेमिनार और 2 से ज़्यादा पे
टर्बुलेंट, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये वैल्यूज़, ठीक है। फिर बात करें ब्रॉडकास्टेड वियर जो होता है, तो उसका फॉर्मूला में पता है 1.7 CDL × H⁻³ होता है। तो इसमें जो मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा वो कब आएगा, जब जो यहाँ पे हेड की जो डेप्थ ऑफ फ्लो है तो वो कितनी हो जाएगी 2/3 ऑफ H हो जाएगी, तो हमें डिस्चार्ज क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर जो अगली चीज़ आती है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर जो होती है वो किस ग्रुप के लिए कितनी होती है। तो अगर देखिए ग्रुप ए टिम्बर है तो उसके लिए 12.5 होगी, ग्रुप बी के लिए 9.5 से 12.5, ग्रुप सी के लिए 5.5 से 9.5 हो जाएगी, ठीक है। और ये किस में है, ये 10⁻³ MPa, मतलब ये GPa में लिखी हुई है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर जो अगला पॉइंट हमारा है कि जो डिक्रीज इन स्ट्रेंथ अंडर इनकम्प्लीट कॉम्पैक्शन है, मान लीजिए अगर कंक्रीट हम प्लेस कर रहे हैं उसमें जो कॉम्पैक्शन है वो इनकम्प्लीट अच्छे से नहीं हुआ है, तो उसकी जो रिडक्शन इन स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी। तो मान लीजिए अगर कंप्लीट कॉम्पैक्शन नहीं हुआ है तो वॉइड्स उसमें कितने हैं 5% है, तो रिडक्शन कितना हो जाएगा स्ट्रेंथ में 30% रिडक्शन हो जाएगा। और 10% अगर वॉइड्स उसमें रह गए हैं कॉम्पैक्शन के बाद भी तो 60% रिडक्शन हो जाएगा वॉइड्स में स्ट्रेंथ में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो इसीलिए कॉम्पैक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर बात करें डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ED इक्वल टू क्या होता है K × N² L² होता है, ठीक है। N K क्या है कांस्टेंट है, N क्या है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, L क्या है लेंथ ऑफ सैंपल, रो क्या डेंसिटी ऑफ कंक्रीट है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर और डेंसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, KN² L² रो होता है, ठीक है। फिर जो अगला पॉइंट है कि जो स्पिलवे होते हैं कौन कौन सी स्पिलवे हम यूज़ करते हैं और उसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें OG स्पिलवे यूज़ करना है तो ठीक है, तो देखिए क्या हो सकता है, उसको ग्रेविटी या अर्थ रॉकफिल डैम पे हम यूज़ कर सकते हैं और इसकी क्या हाई डिस्चार्ज एफिशिएंसी होती है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर जो अगला पॉइंट है कि एक मिनट कहाँ गया, OG स्पिलवे के बाद जो अगला पॉइंट हमारा जो है साइड चैनल स्पिलवे, ठीक है। दोस्तों देखिए साइड चैनल स्पिलवे कब प्रोवाइड करेंगे, जब लॉन्ग ओवरफ्लो क्रेस्ट हो, है ना, मतलब कि लॉन्ग ओवरफ्लो क्रेस्ट हो और एबेटमेंट्स कैसे हों, स्टीप हो काफ़ी, तो हमें क्या करना है, हमें साइड चैनल स्पिलवे देना है ताकि वो जल्दी से जल्दी पानी वहाँ पे हाईली तेज़ी से वहाँ से डिस्चार्ज हो सके, ठीक है। और नैरो चैनल वहाँ पे होता है, ठीक। फिर जो अगला पॉइंट है कि शाफ्ट स्पिलवे कहाँ देंगे, देखिए शाफ्ट स्पिलवे तब हम देते हैं जब हमें लोअर हेड्स को डिस्चार्ज करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है कि मैक्स आउटफ्लो जो लिमिटेड हो, मतलब एक्स्ट्रा हमें पता है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा मैक्सिमम वाटर नहीं आएगा, तो इसीलिए क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैक्स आउटफ्लो इज़ लिमिटेड और लोअर हेड्स हमें डिस्चार्ज करना है, तो हम कैसा स्पिलवे देंगे, वहाँ पे शाफ्ट स्पिलवे देंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे फिर क्या जो अगला पॉइंट है कि शूट स्पिलवे कहाँ देंगे, ठीक है। तो ये देखिए फॉर एनी फाउंडेशन, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया कि अर्दन डैम रॉकफिल ग्रेविटी डैम दोनों जगह दे सकते हैं। फिर क्या है इसको लेस स्पेस में नहीं देते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली क्या है कि जब जैसे मान लीजिए जो स्पिलवे हमें देना अगर उसमें ज़रा सा भी बैंड वैंड है तो हम अवॉइड करते हैं शूट स्पिलवे को, ठीक है। हम वहीं देते हैं जहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे फॉल हो रहा है, तो शूट स्पिलवे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। और किसी भी प्रकार के फाउंडेशन पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो टाइप्स ऑफ स्पिलवे थे। फिर बात करें कि जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है इन टर्बुलेंट फ्लो वो किससे इंडिपेंडेंट होता है, वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट होता है ना। वो किस पे डिपेंड करता है, वो एरिया पे डिपेंड करता है, कांटेक्ट एरिया पे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे और टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड पे, ठीक है। कैसे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट जितना बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जितनी ज़्यादा होगी उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। फिर क्या है टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगा तो क्या करेगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, तो विस्कोसिटी कम होने से क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है। फिर बात करें जो यूनिट वैल्यूज़ इन टरबाइन होती हैं, तो यूनिट डिस्चार्ज कितना होता है N/√H होता है, यूनिट स्पीड कितनी होती है वो भी N/√H होता है, लेकिन जो यूनिट पावर होती है वो कितनी होती है P/H की पावर 3/2 होती है। तो तीनों वैल्यूज़ याद रखिएगा, यूनिट स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज, यूनिट स्पीड और यूनिट पावर, तीनों ही क्या है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। फिर जो अगला चीज़ है जो हमारा अगला पॉइंट है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे जल्दी से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग में।